वंदे मातरम आप सभी को। फिर बेटा आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर हरिओम सर मैथ्स क्लास के अंदर। आप कल की छुट्टी मना ली, राखी मना ली? लग भी रहा था कल। कैसे लगा मेरे को पता। क्यों क्यों कमेंट बॉक्स में मैंने कहा था कि आप लोगों को कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, उसमें एक पेपर डालूंगा मैं आप लोगों को, और उस पेपर को सॉल्व कितने लोग, बहुत कम लोगों ने कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स मेरे को लिख के दिए, तो उससे अंदाजा हो गया कि आज बच्चे पूरे के पूरे राखी के मूड में हैं और कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी भी है ना। त्यौहार भी जरूरी है भैया अपने लिए, और पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो कल पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, उसी पेपर को, वो एमसीक्यूज मैंने लिए थे कि जो अपने प्रीवियस ईयर के अंदर जो आए हुए हैं, किसके ऊपर, नंबर सिस्टम के बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, उनको अपन यहाँ पे बस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको, क्योंकि आपको तो नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत बारीक लिखा हुआ है मेरी हैंड राइटिंग के अंदर, तो मैं आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ के बताता हूँ कि एक संख्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एक संख्या है 1.1 2 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये क्या है? ए दे रखा है पूर्णांक, बी दे रखा है प्राकृत संख्या, सी आपके पास है अपरिमेय संख्या, और डी आपके पास है परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा, और ये आपके आंसर्स है। आंसर्स करो, सोचो क्या लिखा हुआ है। 1.1 2 1 2 3 होगा। ठीक, टिक कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलो ठीक, मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने टिक कर लिया। अब ये आंसर कैसे चेक करते हैं? इस फॉर्म में आ गया बेटा, 1.1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यानी चले ही जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना है कि ये कौन सा रूप है। दशमलव प्रसार के अंदर, डेसिमल एक्सपांशंस के अंदर। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अब क्या है कि बेटा कि जो टर्म्स हैं दिमाग में रख लो। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश की टर्म्स को अब दिमाग में लाना शुरू करो। पूर्णांक इंटीजर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, अपरिमेय इरेशनल, परिमेय रेशनल। डेसिमल एक्सपांशन यानी दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के अंदर ये लिखा हुआ है, और आपको ये एग्जाम में लिखा हुआ आ गया, और आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है आपको कि इनमें से कौन सा होगा। तो आप देखिए, तो आपको आंसर करते वक्त, जिनकी प्रैक्टिस में आ चुका है वो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको आंसर आंसर करते वक्त क्या क्या सोचना है कि डेसिमल एक्सपांशन में आपने क्या पढ़ा था कि एक तो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, रिपीट हो, और एक क्या पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिपीटिंग। बेटा इस क्वेश्चन के माध्यम से, मेरा कहने का मतलब है कि अब जैसे कि आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से वापस आपका एक वापस फंडामेंटल जो है, इसका मैं रिवाइज कर रहा हूं आपको, ताकि अब इसको दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना कि जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, यानी अब इसके साथ डिजिट्स कुछ भी हो सकती हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो आपको जैसे दशमलव प्रसार देखेगा तो नहीं, आपके दिमाग में क्या कि टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। आप देखो तो अब इसमें कौन सा रूप है, ये देखो कि टर्मिनेट हो रहा है क्या, क्योंकि ये कंडीशन जब होती है, तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत। मैं फिर हिंदी में लिख देता हूं, अब बार बार नहीं लिखूंगा। रिपीटिंग यानी आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत,
और नॉन रिपीटिंग मतलब अनावृत्ति। ठीक बेटा, ये आपको देखना। अब शांत और आवर्ती हो तो उसको अपन क्या करे थे, अगर शांत और आवर्ती हो दशमलव प्रसार तो उसको अपन करे थे परिमेय। क्या करे थे, परिमेय, जिसको क्या बोलते हैं, रेशनल। और अशांत आवर्ती हो तो क्या बोलते थे, अपरिमेय। इरेशनल, ये अपन बात करते थे बेटा। अब देखिए कि तो आपने ये चार चीजें आपको चेक करनी है, और टर्मिनेट दशमलव प्रसार की दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यानी इस एक क्वेश्चन के माध्यम से अब अगर अपनी भर्ती परीक्षा के अंदर दशमलव प्रसार पे कोई भी प्रश्न आता है और आपको ये आइडेंटिफाई करने को आ जाता है, तो इसका रूप पहचानने को आ जाता है, तो इतने से कंसेप्ट के जरिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप करने में सक्षम होने चाहिए। कैसे, क्या चेक करना बेटा, आपके पास ये चीज लिखी हुई है। तो पहले सबसे पहले देखो कि टर्मिनेटिंग है क्या, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत हो रहा है क्या, ये देखो शांत नहीं हो रहा, डॉट 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 चलता चला जा रहा है, तो यानी कि आपका दिमाग टर्मिनेटिंग में, तो चलो ठीक है, हट गया भाई, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा। फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ, और टर्मिनेटिंग हो रहा है नहीं, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, तो आप क्या चेक करेंगे, रिपीटिंग है क्या, रिपीट हो रही है क्या डिजिट्स। तो देखो एक एक रिपीट हुई, अरे ये तो दो आ गया, अरे फिर ये एक आ गया, फिर ये दो आ गया, फिर ये तीन आ गया, फिर एक दो तीन चार आ गया, यानी कोई डिजिट्स ऐसे रिपीट नहीं हो रही, कंटिन्यूशन में रिपीट नहीं हो रही है, तो न तो टर्मिनेट हो रही है न रिपीट हो रही है। तो यानी ये परिमेय वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, यानी कि आप परिमेय तो इसको कह ही नहीं सकते। ठीक है, एक दशमलव में तो अपन प्राकृत संख्या अपने को मालूम है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, एक दो तीन चार काउंटिंग वाली है, तो यानी ये बात ही खत्म हो। पूर्णांक, पूर्णांक भी नहीं है बेटा, क्यों, पूर्णांक क्यों नहीं है, क्यों, पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं जो होती है वही पूर्णांक कहलाती हैं। ये तो ये दशमलव में आ गई, तो यानी न तो पूर्णांक है न प्राकृतिक। और परिमेय क्यों नहीं है, क्योंकि न तो ये टर्मिनेट हो रहा है, और ना ही इसमें अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो भी रिपीट देखते, रिपीट तो रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए ये न तो टर्मिनेट हो रहा है न रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, परिमेय भी नहीं कहेंगे। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है ना पंच बेटा, देखो एक एक दो आ गया, फिर एक दो तीन आ गया, फिर एक दो तीन चार हो गया, यानी चेंज होता ही जा रहा है, इसलिए ये चीज क्या होगी, ये अपरिमेय इसका आंसर हो गया। यानी अब कहोगे इतना टाइम लगाना है कि सर एग्जाम में सोचने में अपने को, नहीं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है, ये अभी आपको टाइम लगाना है। यानी इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में जब एक बार बैठ जाएंगी, अब बेटा क्या होगा, अब उसके पास देने के लिए क्या है, देने के लिए कुछ नहीं है, कभी भी क्या करेगा, अभी डिजिट चेंज कर लेगा और ये कर लेगा, क्वेश्चन को घुमा कर रख देगा, परंतु पूछेगा तो यही, तो आपको हमेशा चेक तो ये का यही करना है। अब यानी दशमलव प्रसार के ऊपर अगर ये एक क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया, या और उसके कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गए, तो आप इस टाइप के 50 क्वेश्चन आ जाए कर दें कि आपको तो हमेशा ये चेक करना है कि भैया ये ऐसे होता है कि नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग। और ये एक कंसेप्ट थोड़ा सा मैं वापस रिपीटिंग का मतलब, जैसे बेटा अगर ये यूं होता, 1.12 1.12 1.12 यूं यूं चलता रहता, तो क्या 1.12 तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और मैंने क्या होता, अगर रिपीटिंग में हो रहा है तो देखो रिपीट हो रहा है ना, 1 2 यानी इसको यूं लिख सकता हूँ 1 2 ये बार। और जब मैंने पहले भी बात की थी कंसेप्ट में, जब बार वाला कंसेप्ट आ जाता है तो यानी वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपके पास अगर ये कभी भी क्या होगा, इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर, कभी क्यों कर देगा 2.23517 9, हाँ बताओ ये परिमेय है कि नहीं है, ये यो कर देगा 2.232323 ये परिमेय है या नहीं है, मतलब तो आपको ये, अब क्वेश्चन ऑप्शंस तो इसको इस टाइप से रखने, और हर चीज जो लिखोगे आपको क्या चेक भी ऐसे ही करना है, बस आपको चेक करना आना चाहिए। यानी जिसने आज के शुरुआत के 5 मिनट देख लिए होंगे तो उसको
दशमलव प्रसार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसको ये फाइंड करने में, आंसर फाइंड करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बस केवल इतनी सी चीज, इस बेसिक कंसेप्ट को वापस आपके दिमाग में आप वापस बिठा लें। ठीक है बेटा, ओके। फिर बेटा सेकंड क्वेश्चन है √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर। ये पूछ रहा है, ए दिया है प्राकृत संख्या, बी दिया है पूर्ण संख्या, सी दिया है आपको अपरिमेय, और डी दिया आपको परिमेय। ये चार ऑप्शन थे। √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर क्या है? प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपरिमेय है और परिमेय। ठीक, अब देखो बेटा ये √3 प्लस √11, अब आपके पास थोड़ी देर के लिए मान लो ये पूरा एक आधार हो गया तो इसकी घात कितनी है? 2। आधार कितना? √3 प्लस √11। अच्छा, √3 प्लस √11 ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय, यानी ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। वापस मन में कंसेप्ट रिवाइज कर लो, इरेशनल और इरेशनल को जोड़ते तो क्या आता है? इरेशनल ही रहता है। अरे बात में इसको यूं भी लिखा जा सकता है बेटा, √3 प्लस √11 इंटू √3 प्लस √11। घात 2 थी तो मैंने 2 लिख दिया। भैया आपके पास 2 स्क्वायर होता तो 2 गुणा 2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यही तो कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक्स पढ़ लिया अपन लोगों ने बेटा, उसके बाद चाहे चीज चेंज, बेस ही चेंज होगा, कंसेप्ट तो वो का वही लगना है। 2 स्क्वायर को 2 इंटू 2 लिखते ना, अब इस 2 की जगह बेस चाहे कुछ भी आ जाए तो बस वो स्क्वायर है तो इसको 2 बार रिपीट कर दिया। हाथी का स्क्वायर तो हाथी इंटू हाथी लिखेंगे अपन, घोड़ा स्क्वायर इंटू घोड़ा ही लिखेंगे अपन। यहाँ पे ये इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में ये ब्रैकेट्स ये स्क्वायर लिख दिया, सिंपल। अब देखो, अब इसका हल निकालो। तो वही तरीका मैंने बताया था कि भाई ये इस फर्स्ट टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से, सेकंड टर्म को पूरे ब्रैकेट से, एक तो ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पे वो बच्चों की जैसे गुणा करने की बजाय अब एक थोड़ा सा एक बेसिक फॉर्मूला, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो अलजेब्रा वगैरह में या कैलकुलेशंस में काम में आती हैं। क्या? यदि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ए स्क्वायर ये 3 आइडेंटिटीज जो मैं लिख रहा हूं आपको, ये आज की डेट में आपको याद हो जानी चाहिए बेटा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अब मैं बच्चों की जैसे अपन उस चीज को ओपन नहीं करेंगे, इतना टाइम अपने पास नहीं होना वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को अब इन आइडेंटिटीज को यूज करना सीखो, है ना, थोड़ा आपको इसको हैंडी बने एक तरीके। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो बेटा कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसका मैं मीनिंग समझा देता हूं कि इस टाइप से पावर 2o और 2 टर्म्स दे रखे हैं, ये a प्लस बी और बीच में प्लस हो, या a माइनस बी और ये पावर 2। तो बेटा आपको देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म और बीच में प्लस का सिंबल हो तो ये वाला यूज करना है, बीच में माइनस का सिंबल हो तो आपको ये कुछ भी चेंज नहीं। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये अब पहचानो कौन सा रूप है,
ये ए प्लस बी, देखो ब्रैकेट स्टार्ट स्टार्ट, ए की जगह क्या दे रखा है √3, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह √11, ब्रैकेट क्लोज क्लोज, पावर टू, यानी ये चीज जो है, ये चीज इस रूप में, इसका प्रसार कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, फिर प्लस लगा देते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर प्लस लिखते हैं, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो बिल्कुल आपको भी वही काम करना। अब इसको ओपन कर रहे हैं, ओपन करें बेटा, तो अपन चलो अपन देखते हैं इसको। तो आप बॉक्स में करके, ये आज की डेट में तीनों आइडेंटिटीज आप हो जानी चाहिए। आगे वाली क्लासेस में जब इस टाइप के स्क्वायर्स वगैरह ये आएंगे वो आएंगे, तो मैं अब डायरेक्ट आपको ऐसे लिख लिख के नहीं बताऊंगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने आज इससे सीख लिया होगा और ये इसको आप डायरेक्ट यूज में लेंगे। अब देखो तो बेटा क्या ए स्क्वायर है, तो ए की जगह क्या है √3 है, तो आपने क्या लिखा √3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a यानी √3 यानी √11 प्लस बी स्क्वायर यानी ये लिखा। अब देखो पहचान, ए की जगह मैंने देखो √3 लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस की जगह प्लस लिखा, 2 की जगह 2 लिखा, ए बी √3 इंटू √11 प्लस की जगह बी स्क्वायर ये लिखा। ठीक है, अपना इस आइडेंटिटी का काम खत्म। यहाँ पे यूं होता हाथी प्लस घोड़ा का स्क्वायर, तो हाथी स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाथी इंटू घोड़ा प्लस घोड़ा स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो अब ये ए बी अंग्रेजी की इन चीजों में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बेटा कुछ नहीं, बस जैसा कह रहा बस वैसे खोलते जा, इस नियम के अकॉर्डिंग खोलना था तो आप नहीं खोलते। अब इस पे आ जाते हैं, आप वही लॉ ऑफ इंडिसेस में घातांक नियम में पढ़ा, √3 का स्क्वायर √3 इंटू 3 यानी 3 प्लस ये 2 है बेटा, और ये √3 इंटू √11 ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी दोनों, तो √3 इंटू √11 क्या हो जाएगा 11 33 √33 प्लस ये √11 का स्क्वायर, तो रूट इंटू ये 11 हो गया, 11 और 3 ये आपके पास। अब कहोगे ये कौन सा, वही कंसेप्ट √a इंटू √b लिखवाया था मैंने, क्या होता है √ab। अब बेटा अब याद होने चाहिए आपको, अब बार बार रिपीट नहीं होंगे। क्यों? फिर उन बच्चों का नुकसान है मेरे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। आलस से काम नहीं चलेगा, आलस तो आपको त्यागना हो। और हर चीज को माइनेटली, क्यों मैं शुरुआत से बेसिक्स को ऐसे करते हुए आ रहा हूं ताकि मेरे को आने वाले टाइम में मैं मेरी स्पीड बढ़ा सकूं और क्वेश्चंस का क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं आई बंदे, अब आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे ये चीज सोचनी है, ये इतना दिमाग में चलना चाहिए, ये हो गया तो इसका रिजल्ट। अब रिजल्ट आपके पास बेटा ये आ गया, अब मैं रिजल्ट की बात करूंगा केवल। क्यों? अब ये कैलकुलेशंस के पार्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताए। अब देखो बेटा ये 14 क्या है, इरेशनल है या रेशनल? रेशनल है। √33 इरेशनल है, 2 रेशनल है। तो एक रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है इरेशनल आता है, परिमेय को अपरिमेय से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है अपरिमेय आता है। अपरिमेय को अगर इसमें परिमेय में जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपरिमेय आएगा, ये मैंने बात की हुई है। तो क्या होगा इसका मतलब 14 प्लस 2 √3 किस टाइप का हो गया अपरिमेय हो गया। मेरी बात समझ आ गई? प्राकृत संख्या तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपको कोई नंबरिंग थोड़ी मिल रही है आपको। है बेटा, कोई नंबर थोड़ी मिल रहा, तो प्राकृत नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती है 0 1 2 3, ठीक है ना। तो बेटा आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है ये, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ भी क्या होता है अपरिमेय ही होता है। तो आंसर क्या हो गया सी, परिमेय है ही नहीं। आपको इतना सोचना। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन लोगों ने क्या सीखा बेटा, इन क्वेश्चन के माध्यम से अपन लोगों ने ये 3 आइडेंटिटीज को रिवाइज किया है या सीखा है, कुछ भी मान लो, पर ये सीखने का मतलब यही है कि आपको ये याद होनी चाहिए। अब मैं रिपीट कर देता हूँ, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ, अब बीच में माइनस होगा तो बेटा यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ देखो बेटा ए स्क्वायर, ये खूब यूज होता है ये कैलकुलेशंस में, हर क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये पूरा ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, और ये दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगे हुए।
जब दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग स्क्वायर हो और बीच में माइनस सिंबल हो तो एक बार उन टर्म्स को आपस में जोड़ देते हैं और एक बार उनको घटा देते हैं और बीच में क्या होता है, इंटू सिंबल। अब ये नहीं बीच में प्लस हो तब भी ये होता नहीं, ये इसी रूप में लगना, नियम बोल दिया ना, तो ये नियम इसी रूप में फॉलो होना है, तो मीन्स इसी रूप में ही फॉलो होना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। क्लियर है? ओके। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन है √2 और √3 का गुणनफल। √3 और √3 का गुणनफल क्या होगा? क्वेश्चंस वही है कि √3 का और ये ए ऑप्शन दे रखा है, कभी कभी परिमेय और कभी कभी अपरिमेय, कभी कभी परिमेय इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको एक कंसेप्ट फिर वापस रिवाइज करने की कोशिश की कि √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा, कि कभी कभी परिमेय आ जाएगा, कभी कभी अपरिमेय आ जाएगा, या 4 के बराबर आएगा, या परिमेय आएगी या अपरिमेय आएगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या चेक करना है? अब √2 इंटू √3, चलो देखते हैं अपन √2 इंटू √3 गुणनफल। कौन सा कंसेप्ट आ गया? √a इंटू √b वाला। तो यानी √a इंटू √b यानी क्या हो जाएगा? √2 इंटू 3, और ये क्या जाएगा? √6। यानी ये तो क्या क्या √6 क्या होती है? रूट के अंदर आ गया ना, रूट के अंदर आ गया तो क्या हो गया आपके पास? ये अपरिमेय हो गई। ठीक है, तो आपने अपरिमेय, हाँ दिख रहा है, तो अपरिमेय अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ बेटा कि हमेशा भाई ये अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, ठीक है, तो हमेशा इनके जो गुणनफल होते हैं वो क्या अपरिमेय होते हैं क्या? हमेशा जो गुणनफल आएंगे वो अपरिमेय ही आएंगे क्या? नहीं। तो देखो इसको, क्वेश्चन को अपन थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे √a और इसको क्या लिख दिया मैंने, अब इसको थोड़ा सा ही हो, यहां तो अपरिमेय निकल के आ रहा है, ये √a और √b, ये और a और b, a और b कोई भी प्राकृत संख्या मान लेते हैं, a और b। यहां पे मैं क्वेश्चन को क्या लिख रहा हूं, अब इसके माध्यम से एक कंसेप्ट बताना है मेरे को, a व b कोई भी प्राकृत संख्या। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 2 और 3 था, तो 2 भी यानी a, b यानी 3, 2 और 3 दोनों प्राकृत संख्या है ना, ठीक है, तो उनका गुणनफल क्या आया, तो ये √6 आ गया एक तरीके से। अब कोई भी प्राकृत संख्या है तो अपन क्या फिर, अब इसका तो अपरिमेय निकल गया तो क्या अपरिमेय लिखेंगे? यहाँ पे तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया, a और b, √a और √b का गुणनफल क्या होगा, तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, या 4 आएगा, या कभी कभी परिमेय आ जावे, कभी कभी अपरिमेय आ जावे। तो बेटा अब आप सोचो कि ए और बी प्राकृत, तो दिमाग लगाओ आप। जैसे मान लिया कि ए को तो मैंने मान लिया, ए को तो लिख दिया 2, और बी मान लिया अपन ने 8 मान लिया। तो अब इनको देखो, गुणा करके देखता हूं मैं, √2 गुणा √8, तो 2 गुणा 8 तो क्या हो जाएगा? √16, और 16 का वर्गमूल क्या आ जाता है? 4 आ जाता है कि नहीं आ जाता? और 4 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है ना। देखो यहाँ √2 इंटू √3 कर रहे थे, थी तो वो भी प्राकृत संख्या है, परंतु गुणनफल √6 आया, और यहाँ गुणनफल क्या आया?
4 आए तो एक बार अपरिमेय मिल रहा है, कभी आपको परिमेय मिलता है। ऐसे 3 और 5 ले लोगे तो रूट 15 आ जाएगा, तो अपरिमेय हो गई एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रूट ए और रूट बी की फॉर्म में, यानी दो अपरिमेय संख्याओं को, यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी कभी परिमेय भी आ सकता है और कभी कभी अपरिमेय भी आ सकता है। यूं नहीं कि अपरिमेय हमेशा होगा, परिमेय हमेशा होगा या ये आएगा, नहीं। ये इसके लिए तो ठीक बैठ रहा था मामला कि अपरिमेय लिख देते अपना आंसर, पर मेरे को बताने का उद्देश्य, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो उस टाइप से पूछा गया था, परंतु अपन ने यूनिवर्सली क्या अब इस चीज को आइडेंटिफाई लेके अब अपरिमेय संख्याओं के गुणनफलों की जब भी बात होगी तो आपको ऐसे चेक करना है कि भाई अंदर अंडर रूट में क्या है, उनको गुणा के बाद अगर पूर्ण वर्ग बन जाता है तो अपन उसको, तो इसलिए यूनिवर्सली अपन क्या कहोगे इसको, कभी कभी परिमेय होगा और कभी कभी अपरिमेय। क्लियर है बेटा? फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है भाई? परिमेय, नेचुरल, पूर्णांक, इरेशनल। अब मैंने जानबूझ के लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा बता कि आपको भी टर्म्स याद होने लगे। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल, पूर्णांक यानी इंटीजर, और अपरिमेय यानी इरेशनल, और ये परिमेय यानी रेशनल। ठीक है, ये आपको दे दिया, अब आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, जो इतने दिनों से अपन जो कर रहे थे कि 2-3 क्लासेस में स्टार्टिंग में अपन ने बेसिक्स की बात कर रहे थे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, परंतु वहां से कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो अब वो अपन उसको यूज करेंगे। कहने को तो क्या, पूछ तो वही रहा है, नंबर सिस्टम से वही परिमेय अपरिमेय ये चीजें पूछ रही, परंतु अगर आपको कैलकुलेशंस करनी नहीं आएंगी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो पार्ट स्ट्रॉन्ग, तो क्या आइडेंटिफाई करोगे? आपने कह तो दिया कि नंबर सिस्टम पढ़ लिया अपन ने, और ये सर इतना लंबा चौड़ा क्या अंदर घुस के आप इतना बता रहे हो, इतना तो आता है सबको, आता है, इतना एग्जाम में थोड़ी पूछते हैं एक तरीके से। बेटा एग्जाम में वो कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, पर एग्जाम में जब ये चीज पूछेगा ना, तो आपको उस कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा, उन बेसिक से गुजरना पड़ेगा। तो जो प्रीवियस क्लासेस हैं तो वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, उससे बेसिक सीखने पड़ेंगे। सबके लिए नहीं कह रहा, पर जिन बच्चों को नहीं आता उनको सीखने, तभी तो वो इस चीज को आइडेंटिफाई, आप उस लेवल पे ही नहीं पहुंचोगे तो फिर आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? फिर आप क्या करोगे? आपने नंबर सिस्टम के अंदर आपने परिभाषाएं तो बहुत अच्छी तरह पढ़ ली, सब कुछ कर ली, परंतु उस परिभाषाओं में बेस ही तो पूछ रहा है, और पूछ क्या रहा, भाई आप बता दो ये सिचुएशन है, अभी बता दो इनमें से कौन सा आएगा। तो यानी कहने का मतलब इसलिए वो चीजें जरूरी थी। शुरुआत में कुछ लोग बोर हुए होंगे, पर बेटा उस चीज के लिए तो मैं क्षमा चाहूंगा अगर बोर हुए तो, बट सबके लिए अपने को करना था इसलिए, ठीक है। पर वो आदत में नहीं डालूंगा तुम लोगों की, क्योंकि तुमको अब आदत में आ जाना चाहिए बेटा पढ़ना। और जो भी नई चीज होगी, जो भी बेसिक, एक बार जरूर मैं बताऊंगा, चाहे से इतना आपको विश्वास रखना पड़ेगा, एक बार चाहे से कितना भी लो पे मेरे को जाना पड़े वो जरूर बताऊंगा, परंतु एक बार बताने के बाद आपको इतना मैं आशा करूंगा कि आप उस चीज को ध्यान में रखें। और निश्चित रूप से जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, 10th तक मैथ्स पढ़ी है उन लोगों ने, छोड़े हुए काफी समय हो गया है, तो बेटा उनके लिए भी, जैसे कि पिछले 5-6 लेक्चर्स के अंदर जो मैंने यूज किए, तो उनके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें इन बेसिक्स को मैं वापस डिस्कस करूंगा, ताकि वो कभी भी दिक्कत आए तो वहां से थोड़ा सा सीख ले, बहुत शॉर्ट में, और उतना ही उसमें बात करेंगे कि जितना आपके एग्जाम में काम में आ जाए। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं उसके अंदर, पर इतना कि हाँ भाई थोड़ा मोटे तौर पे उनके थोड़ा सा उनको आइडिया लग जाए उस चीज़, ठीक है। तो बहुत ही जल्द एक दो वीडियो उन चीज़ों पे मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। जैसे कि वो कई लोगों को प्लस माइनस वगैरह इन चीज़ों में दिक्कत आती है, बॉडमॉस रूल्स वगैरह है, गुणनखंड वगैरह है, इन सब चीज़ों के ऊपर अपन बात करूंगा मैं, और वो अलग से वीडियो में बात कर लूंगा, ताकि वहां से करके इन कैलकुलेशंस को ये लोग स्ट्रॉन्ग कर सकें।
आई बस में ये सारी चीज़ें अगर यहाँ डिस्कस करूँगा तो फिर बेटा जो बेचारे रेगुलर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनकी थोड़ी मैथ्स ठीक है तो उनके लिए प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। हाँ, ये चीज आ गई। अब सिंपल कैलकुलेशन, अब भैया ये लो शुरू हो गए, ये तो 3√5 तो लिख दिया। अब ये 125 को क्या लिख सकते हो बेटा, 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 पंजे 125। √80 को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे उसमें कन्वर्ट करोगे इसका पूर्ण वर्ग भी बन रहा हो, 16 × 5, और ये इसका कुछ बन नहीं सकता है, ये लिख दिया बेटा। क्यों लिखा मैंने ऐसे, अब देखो ये 3√5 है क्योंकि नीचे √5 इस टाइप से, तो देखो तो ये 3√5 ये प्लस। अब बेटा ये रूट किस पे लगाओ, 25 पे भी लगाओ, 5 पे लगाओ, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, बताया था मैंने, याद होना चाहिए। अब ये नहीं वो 25 का वो ऐसे कर करके देखेंगे, नहीं, मैंने क्या कहा था 1 से 20 तक के सबको, या 1 से 25 तक के सबको याद होने चाहिए वर्ग और उसके मूल भी, यानी इधर से भी पूछो या इधर से, उल्टा सीधा दोनों तरफ से आपको याद होनी चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको याद होंगे, नहीं तो मेरी मेहनत पे पानी फिर रहा है और कुछ नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो ठीक है। तो ये 25 का तो 5 और इस 5 का तो निकल ही नहीं सकता, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो। अब बेटा यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लिया, वही, अरे √a × √b को क्या लिख रहे थे अपन, √a × √b तो लिख रहे थे। तो बेटा एक ही जगह ये 25 दिया तो 25 √25 लिखा था मैंने, √25 का वर्गमूल 5 आता तो वो लिख दिया मैंने, और b की जगह ये 5 है तो 5 लिखा, तो वही तो लिखा मैंने। मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि जिसने बेसिक्स पे ध्यान दिया ना वहां पे अब इन चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये अपॉन में 16, वही सेम कंसेप्ट, 16 का क्या था 4, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4√5, और ये प्लस 6√5, ये लिख दिया। अब ये न्यूमरेटर में देखो बेटा, ये 3√5 है प्लस 5√5 है, तो यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है, तो √5 क्या हो गया कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, यहाँ से तो 3 बच गया और यहाँ से 5 बच गया, हाँ या ना, ये लाइन खींच। ऐसे नीचे 4√5 है, ये 6√5 है, तो √5 फिर कॉमन आ गया, और ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो गया 6 बच गया। अब देखो ये रूट, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं √5, और ये कितना हो गया 5 और 3 8, ये नीचे √5, और ये क्या हो गया 4 और 6 10, √5 से √5 कैंसिल, तो क्या हो गया बेटा 8/10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, क्या आ गया 4/5, 4/5 उत्तर आ गया। अब 4/5 आपके पास कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, तो नेचुरल नंबर है नहीं 4/5, इंटीजर है नहीं 4/5, इरेशनल नंबर है नहीं 4/5, आपका आंसर क्या हो गया परिमेय। तो उन बेसिक्स की क्लासेस का यूज ये है, ये कि आपने नंबर सिस्टम में, आपके कोर्स में तो केवल एक वर्ड लिख दिया नंबर सिस्टम, और उस नंबर सिस्टम में आपने परिमेय अपरिमेय ये सारी चीजें पढ़ ली, परिभाषाएं पढ़ ली, किसको क्या कहते हैं, क्या वो कहते हैं, परंतु जब आपको पहचानने को आएगा तब तो आपको इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा, और तब जाकर के आप टिक कर पाओगे कि ये परिमेय है। इसलिए कोई भी चीज फालतू नहीं होती है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो जो बताया जा रहा है वो बहुत सोच समझ के बताया जा रहा है, ताकि इन फ्यूचर आपको बेटा दिक्कत नहीं है। इसलिए मन से पढ़ो। और बहुत दुख की बात है कि बेटा कल इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया कमेंट्स में। किस चीज के कमेंट्स में, मेरे को कोई थम्स अप नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि अगर मैंने ये टेलीग्राम पे ये पेपर डाला था, आप लोग पता नहीं वहां जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, तो जुड़ लेना, डाला था तो कम से कम इसके सॉल्यूशंस कुछ बच्चों ने किया, बाकी नहीं, फिर मतलब ही क्या नहीं। प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस से आती, ठीक है। इस चीज को फिर ये ऐसे करना है। अब क्या होगा, यहाँ पे कभी रेशियो तो चेंज करेगा, रूट किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, अब कहोगे सर कितने, अरे अगर ये अगर ये कंसेप्ट आपके पकड़ में आ गए, ये कंसेप्ट को ये पकड़ में आ गए, तब क्या होगा, उसके बाद मैथ्स में देने के लिए है ही क्या, अगर अपॉन में लिखेगा, अब अंडर रूट में कुछ लिख देगा, अंडर रूट में, तरीका तो ये का ये निकालना है। अब यानी एक
PYQ से एक MCQ अपन ने किया, इससे इस टाइप के 20 बन सकते हैं ना, क्या दिक्कत है बेटा? तो यहाँ पे जो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, इनके बेस को समझने की कोशिश करना कि सर क्या करवा रहे हैं। इन बेस को ध्यान में रख के जब उस क्वेश्चन को स्टेप्स को आप समझ लोगे तो क्या होगा, फिर मैथ्स इतनी इजी हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उसके पास डिजिट्स ही चेंज करने के लिए रहती हैं। बाकी वे जो स्टेप्स होती हैं, स्टेप्स तो ऐसे ही फॉलो करनी पड़ेगी आपको एक तरीके से। इसलिए यहाँ पे मैं इनको एमसीक्यूज को भी करवाते वक्त आपको एक एक चीज को समझा रहा हूँ कि एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कैसे करते हैं प्रैक्टिस सेशन में। यानी जो अपन प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स की थ्योरी पढ़ने के बाद, उसको प्रैक्टिस का सेशन आपका कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिस आपको कैसे करनी चाहिए। तब इन एमसीक्यूज के माध्यम से आप 1 बाई 1, ये थोड़ी कि अपन ने यार अपन ये 5 करे तो अरे यार आज तो 5 ही एमसीक्यू, नो। आपको इस तरीके से 5 का मतलब आप 50 अटेम्प्ट कर सको, वो जज्बा आप में आ जाना चाहिए कि अब इसके पास, कह रहा हूं कि अब रेशो फॉर्म में आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स का आ जाएगा, तो अपन को ऐसे करना, दशमलव प्रसार में अब कुछ भी आ जाए तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर है, तो उसके बाद आप वो 10 तरह के बनाओ ना दशमलव प्रसार। और जैसे कि ये लेक्चर, ये वाली चीज, ये क्वेश्चन पेपर मेरा खत्म होने के बाद अब आपको अपनी तरफ से 20 क्वेश्चंस अपने मन से इसी पैटर्न के घर पे करने, और उनको देखे कितने कमेंट करते हो मेरे को कि सर मैंने ये किए थे, इसके ये आंसर्स आए, ये अपनी तरफ से। अरे बस बेटा तो होता है, आता है मजा, नहीं तो ऐसे तो क्या हजारों कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं, वो याद करोगे और कंसेप्ट एक बार पकड़ में आ गया तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन जैसे ही है, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर, और उसके 2/5 का अंतर 60 है, तो वो संख्या बताओ, है तो वो संख्या बताओ। लिख दी साहब, लिख देते हैं। ए दे रखा है 100, बी दे रखा है 105, सी दे रखा आपको 125 और डी दे रखा आपको 75। ये बताओ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर, क्या वर्ड बोला इसने, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन का कहना मानो। कह रहा है यदि किसी संख्या, दे ही नहीं रखी, किसी संख्या, आप किसी भी संख्या तो अपन मान लो, जब किसी वर्ड ही आ गया, बता रहा नहीं है ये, तो ठीक है मेरी मर्जी, मैं जो भी मानूंगा। तो माना वह संख्या x, आपने ये मानो, x मानो, y मानो, हाथी मानो, घोड़ा मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपने मान लिया। भाई इसने कह दिया ना किसी, जब इसको ही नहीं मालूम तो हमको भी नहीं मालूम भाई, इसलिए हमने तो उसको x मान लिया। और x क्यों लिख दिया, ये मैंने बताया था, x को वेरिएबल फॉर्म में, चर की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब जिसकी जो मर्जी हो मान लो, सब संतुष्ट हो, मैंने तो x लिख दिया ना यहाँ पे, इसका मतलब ये थी। अब देखो क्या करा आगे, तो इसने कहा किसी संख्या, तो वो मैंने मान लिया x, और उसके 2/5। अरे तो पहले ये जो संख्या मानी है उसी का तो 2/5 कह रहा है ये, तो उसका 2/, तो क्या करना है, x का 2/5 क्या होगा, 2/5 गुणा x, जिसको क्या लिख सकते हैं, 2x/5, एक ही बात है भाई, नंबर नहीं है तो क्या करते हैं, 2x की फॉर्म में लिख दिया, 2x/5। x का मतलब होता है गुणा। मैं कहूं 10 का आधा, तो क्या करते हो आप, हाँ साहब आइए आधा, 2 पंजे 10, 5 लिखते हो नहीं लिखते हो, तो यहाँ क्या दिक्कत आ गई बेटा, x का 2/5, ठीक है, तो 2/5 इंटू एक्स, ये 2x/5, इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब ये 2, तो किसी संख्या और उसके 2/5, यहां तक की बात की, यहां तक पढ़ा मैंने, तो ये आ गया, ये दोनों चीज निकाली। अब उस संख्या और उसके 2/5 का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, यानी ये संख्या लिख दी तो प्रश्नानुसार, और ये 2/5, ये x,
वो कितना है 60 है, यानी ये संख्या और इसका अंतर कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ये आपके पास एक समीकरण आ गया। ये क्या आ गया बेटा समीकरण। अब इसको करना है हल, सरलीकरण करना है। अब कोई वो आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में मैथमेटिक्स में ये वो अलग अलग चीजें थोड़ी लिखेगा कि समीकरण भी है भैया आपके। उसने तो अंकों का खेल कर दिया अपने। वो हर चीज को लिख लिख के सिलेबस में थोड़ी बोलेगा। तो क्वेश्चन तो आया आया हुआ है। अब क्या करें। तो कहने का मतलब कि इसलिए बेसिक्स बहुत जरूरी। अब देखो कि सर अगर यही कोई नंबर फंबर होता तो हम निकाल लेते। अगर यही सर आप मेरे को यूं लिख देते ना सर 2-2/5 तो भी मैं कोशिश कर लेता या कर लेती। बट अब ये एक्स वैक्स आ गया तो इसका बेटा अगर ये करना आता है, मैंने बताया रेशनल नंबर्स का वही लघुत्तम लेके करना है तो यहाँ पे भी काम होगा वही करना है। मैथ्स इतना इजी है कि कभी कुछ नहीं बदलता। नियम एक बार आपने सीख लिया तो बस कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस क्लास में मैंने बात की थी। अब बेटा इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो और वही लघुत्तम क्या आ गया 5 आ गया। अब कैसे आया ये मैं बात कर चुका हूँ। इसके हर में 1 है, इसके हर में 5 है तो ये 5 आ गया। अब ये 5 है को किससे भाग देंगे इसके हर से तो 5 बार ही गया और जितनी बार जाता है उसको ऊपर से गुणा किया तो ये 5 है। अरे बेटा अगर यहाँ पे 3 होता तो 5 से 15 लिखते कि नहीं लिखते। अरे एक्स है तो एक्स का मान नहीं होता अपन तो 5x लिख देंगे, अपने क्या प्रॉब्लम है। और ये माइनस 5 में 5 का दिया तो एक बार ही गया तो ये 1 दूनी 2x तो यानी ये 2x लिखेंगे और ये बराबर 60। अब ये देखो 5x है और ये 2x है। वही पुराने एग्जाम्पल ध्यान करो। अरे भाई ये लाइफ टर्म्स हो गई कि नहीं, समान पद हो गए नहीं, ये भी एक्स वाला पद है ये भी एक्स वाला पद है। यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 2x है तो 5x में से 2x घटा दो। अगर ये सिंपल 5 और सिंपल 2 होता तो नंबर नंबर आपस में घटा दे, 5 और 2 में से गए तो 3 लिखते कि नहीं लिखते। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ 3x लिख देता हूँ और नीचे 5 है तो 5 लिख दिया और ये 60 है तो 60 लिख दिया बेटा, क्या दिक्कत है। भाई ये लाइक टर्म्स है आपस में हो गया। वही मेरा फेमस डायलॉग 5 आलू में से 2 आलू गए तो 3 आलू बच गए। पर 5 आलू और 2 प्याज होते तो कुछ नहीं बस कुछ कह ही नहीं सकते थे अपन समान। क्यों ये लाइक टर्म्स ये एक्स वाली यहाँ पे वाई होता तो 5x में से 2y नहीं घटा सकते तो फिर वो ऐसे कैसे पढ़ा रहता आपने। मेरी बात समझ में आ रही है तो इस चीज को ध्यान। अब ये 60 हो गया। अब बेटा ये इस रेशो फॉर्म में इधर भी तो कुछ नहीं ये कर लो। अब इसको वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा का मतलब इसको इससे और इसको 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 क्या बोलते हैं वज्र गुणा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तो बेटा एक को किससे किया 3x से किया तो ये 3x हो गया और इसको इससे किया तो कितना हो गया 60 को इससे किया तो अब ये क्या हो गया। अब 3x बराबर 300 तो x बराबर क्या आ गया तो सो है क्या यस। क्वेश्चन ये है आपके पास पर उसकी प्रक्रिया से पहले आपको ये पूरा फॉर्मेट दिमाग में बिठाओगे तब इसका आंसर निकल पाएगा। अब इसको कितनी स्पीड से करते हो ये वही आपका टाइम सेविंग है। और वो टाइम सेविंग कम होगा जब आपकी प्रैक्टिस बेसिक्स पे कमांड हो गया तब जाके आप टाइम सेविंग कर सकते हो। हरी बात सुनिए ठीक। 20 से छोटी अभाज्य संख्या बताओ। कितनी होती कितनी है। ए लिख दिया 9 बी लिख दिया 7
सी लिख दिया 10 और डी लिख दिया 8। यानी कि तो एक क्वेश्चन है। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ये इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रख लेंगे। तो आपको 20 से छोटी प्राइम नंबर्स बताने हैं, अभाज्य संख्या बतानी है। अब इस क्वेश्चन को कहने को एक क्वेश्चन है, पर इसके थ्रू एक कंसेप्ट वापस दिमाग में रिवाइज करो कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या बात की थी मैंने, जो एक से विभाजित होती हो और खुद से विभाजित होती हो, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, आइए बंदे, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। काउंटिंग में बताना, तो 20 से छोटे कौन से थे, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11, 13, 17, 19। देख लो, इनमें किसी के भी टुकड़े नहीं हो रहे, किसी के भी पहाड़े में नहीं आते, बस खुद के ही पहाड़े में आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दे रखा क्या, ये आंसर होगा। पर इस कंसेप्ट के थ्रू अपने को क्या था, अभाज्य को यानी प्राइम नंबर्स को रिवाइज करना था। अब एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, कभी यहाँ पे 100 दे देगा, 100 से छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो क्वेश्चन ही तो चेंज करेगा यहाँ पे, और करेगा क्या अपने पास। अब ये थोड़ी कि बस अपने अभाज्य संख्या पहचानना आता है तो उसके बाद अब कुछ भी पूछे तो चाहे 10 टाइप की चीजें पूछे ना, अपने क्या दिक्कत है। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो कि संख्या 2755413 2,75,413 में 2 व 4 के स्थानीय मान, ये एक शब्द आ गया स्थानीय मान। स्थानीय मान इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। और एक बेटा होता है फेस वैल्यू, वर्ड होता है। ठीक है, एक तो प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू, स्थानीय मान और संख्यात्मक मान। ठीक है ना। चलो फेस वैल्यू ध्यान रखना, मैं बता दूंगा फेस वैल्यू क्या। अब बेटा आपके पास नंबर क्या लिखा हुआ है, 275,413। इसने क्या कहा है, 2 और 4, 2 कहां पर है, यहां है, और 4 कहां पर है, यहां पर। इनके स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो स्थानीय मान का मतलब पता क्या होता है, इस क्वेश्चन को उठाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आपको प्लेस वैल्यू क्या होती है ये चीज आपको पकड़ में आ जाए। तो बेटा देखो अपन कैसे करते थे, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे करते थे। वंस प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस, ये लेते थे। तो ये 4 का स्थान कौन से पे आ रहा है, 100 में पे आ रहा है। और ये कितने पे आ रहा है, ये 1,00,000 पे आ रहा है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, 10, 100 प्लेस पे ये आ रहा है, और ये कितना लैक्स प्लेस पे ये आ रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं प्लेस।
स्थान, तीसरे स्थान पे यानी 100वें स्थान पे ये आ रहा है, लाखवें स्थान पे ये आ रहा है स्थानीय मान। तो यहाँ पे लाखवें स्थान पे कितना 2 है, तो बेटा इसका कितना हो जाएगा 2 गुना, ये स्थानीय मान हो गया इसका। इसका कितना हो जाएगा, ये 4, 100 प्लेस पे कौन सा था 4 यानी इसका कितना हो जाएगा 2 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और इसका कितना हो जाएगा 400। अब इन दोनों का अंतर पूछा आपने, तो अंतर ही तो पूछा है। अंतर अब क्या हो जाएगा आपके पास, 2 लाख में से 400 घटाने तो 1 लाख, ये तो सबको आता है। अगर 2 लाख रुपए अपने पास पड़े हो और 400 किसी को देने हो तो फटाक से बता दो कि इसमें तो आप कैलकुलेशन लगाओगे ही नहीं। 1,99,600, देखो आंसर में कहीं पे है क्या, यस ये। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को उठाने का उद्देश्य ये था कि स्थानीय मान का मतलब क्या होता है। तो स्थानीय मान निकालना आ गया सबको। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए देखो 2 क्यों दिया इसने, क्योंकि वो सोचे कि कोई बच्चा कि 4 और 2 का अंतर निकाल के लिख देगा, भाई ये 4 और 2 का अंतर पूछा है तो 4 और 2 का अंतर, 4 - 2 करेगा तो ये लिख देगा, 2 - 4 करेगा तो -2 बचा देगा। तो यानी कंफ्यूजिंग आंसर साथ में इसलिए भी दे। और ये वाला आंसर क्यों दिया, क्यों कि बच्चा निकाल रहा है 1,99,600 है, वो 400 तो क्या फटाफट कहीं वो 99 और 6 बस, हाँ ठीक है। मतलब कई बार कहता आंसर सही निकाल लेते हैं पर ठीक गलत करके आ जाते हैं कि वो सेम सा ही दिखता है। तो ये तो मतलब ये चीजें भी हमने को ध्यान में रखनी होती है बेटा एग्जाम के अंदर। पर इस क्वेश्चन को उठाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपको स्थानीय मान। अब एक बात मैंने बोल दी, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या था कि आपका चेहरा कैसा है। तो 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 ही है। 4 की फेस वैल्यू क्या है, ये 4 ही है। तो फेस वैल्यू ये कहलाती है बेटा, ये फेस वैल्यू है 4, ये फेस वैल्यू 2। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब क्या होगा, अब ये एक क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अब इस टाइप के चाहे आप 10 एमसीक्यू उठा लो, अरे क्या होगा, कभी डिजिट सीओ दे देगा 3, 5, 7, 9, 8, ये 0, 1 और 5 और 8 का स्थानीय मानों का अंतर बताओ, या स्थानीय मानों के जोड़ को बताओ, या स्थानीय मानों का गुणा कर दो। कोई भी डिजिट दे देगा, ये 3, 0, 9, 1, 7, 8, ये लो। हाँ भैया आपको बोल देगा 1 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ, या इनके स्थानीय मानों का आपस में रेशो निकाल के बताओ, उससे परिमेय संख्या आती है क्या, ये कैसे भी घुमा सकता है। पर आपको कंसेप्ट स्थानीय मान का इनका मालूम है और ये तरीका आपको निकालना आता है तो उसके बाद कुछ भी हो। अब एक एमसीक्यू से आप 10 एमसीक्यू निकालो ना इस टाइप के, हर चीज को लिखना ही जरूरी थोड़ी है ऐसे। एक से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, बताओ भैया क्या है। 655, बी 660, सी 650, डी 665। अब देखो ये क्या बला आ गई भाई, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। वर्ग का मतलब क्या होता था, क्या बताया था अपने, घात 2। यानी सवाल क्या बन गया, ये जोड़ निकालना आप, बहुत आसान। सर एक गुणा एक आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 यानी 4 हो जाता है, 1 + 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करते 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 12 का स्क्वायर 144, बीच की भी सारी संख्या लिख देंगे, सबको जोड़ देंगे। इतना टाइम नहीं होता। और चलो टाइम भी है आपके पास, फटाफट फटाफट कर लोगे। मैं तो कह रहा हूँ कि इसने तो लिख दिया कि 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालो, तो क्या करोगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक नियम है, उसको आपको ध्यान में रखना।
ये 1 2 3 4 ये 5 सब क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर्स ही है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, तो मैं 3 फॉर्मूले लिख रहा हूं आपको, ठीक है, उन 3 फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। क्या, तीन फॉर्मूले, जब वर्ग नहीं हो यानी सीधे प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो आप कंटिन्यूशन में, कि 1 से लेके n तक की, अब n की वैल्यू 50 की, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को जोड़ो आपस में, तो बहुत हाँ, एक में 2 जोड़ा 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ा 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ा 15 हो गया, 15 में 6 जोड़ा 21 हो गया, 21 में 7 जोड़ा 28 हो गया। तो वो तरीका 50 तक पहुंच जाओ, मैं तो फिर 1000 तक कर दूंगा, फिर क्या करोगे। तो कहने का मतलब एक चीज आपने को माना, तो जिसको अपन क्या करेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी क्या लिख देगा, सिग्मा। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल को बोल देते हैं अपन सिग्मा, समेशन का सिंबल है। इसका मतलब ये तो ये सिंबल जिसके लग जाता है, यानी जो चीज यहाँ लिखी हुई है उनका जहां से शुरू हो रही है वहां तक का जोड़ निकालना है। यानी नेचुरल नंबर n4 नेचुरल नंबर होते हैं स्मॉल n, तो इसका मतलब 1 से लेके n तक का, यहाँ पे 5 लिख दूं ना मैं, तो क्या हो जाएगा 1 से लेके 5 तक का जोड़, यहाँ पे 10 लिख दूं तो 1 से लेके 10 तक। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे इसका मतलब इसको क्या लिख दूं, सिग्मा n स्क्वायर, इसको क्या लिख दूं, सिग्मा n। यही नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम। तो ये बात समझ में आ रही है बेटा। अब इसका फॉर्म, ये 3 फॉर्मूले। जब भी आपको बेटा प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालने को आ जाए 1 से लेकर के अनंत तक, तो आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना है। जब भी आपको वर्गों का योग आ जाए तो आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना है। और जब भी ये घनों का योग आ जाए तो आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे कौन सी सिचुएशन आ गई, ये वाली सिचुएशन आ गई। ठीक है, तो इसको करता हूं। अब देखो यहाँ पे n का मान कितना है, आपको कहां तक लेना, 12 तक लेना, तो n का मान कितना हो गया, 12 हो गया ना। तो बस इस दूसरे वाले सूत्र में अपने को n की जगह 12 लिख देना और कैलकुलेशन करनी है। मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूं। ये 12 प्लस 1, ये 2 गुणा 12 प्लस 1 और अपॉन 6, ये हो गया 12, 12 और 1 13, ये 12 दूनी 24 और 1 25, और ये हो गया बटे 6। अब क्या लिख दिया बेटा 12, ये 6, चलो अभी नहीं काटता हूँ नहीं तो तुम कंफ्यूज होगे। ये 25, यार एक तो ये 12, ये गुणा 13 आ जाएगा इसका, ये गुणा 25 आ जाएगा, ये बटे 6 आ गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अभी कैलकुलेशन 13 दूनी 26, 26 गुणा ये 25, और ये कितना हो गया 500, और ये 625। 26 को 25 से गुणा कर लो, 25 छक्के 150, 25 दूना 50, 60 65, ये 650 कहीं आ रहा है क्या, हाँ आ रहा भैया, ये आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन कर दी। पर मेरा इस क्वेश्चन को उठाने का उद्देश्य ये था कि आपको ये तीनों फॉर्मूले भी कल की डेट में याद हो जाने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, ये करना है। अब क्या होगा, ये 1 से 11 के वर्गों का, अगर ये था घनों का, अगर यहाँ पे ये शब्द लिख देता घनों का तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन क्या कराते, ये घन, और ये क्या हो जाता, ये वाला सूत्र इस्तेमाल कर लेते। आपको कहता है सिंपल प्राकृत संख्या होगा तो घात हट जाती है, 1 2 3 4 ये। अब इसके ऊपर बेस, अगर ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद है तो आप दुनिया में 20 क्वेश्चन बनाओ ना, 50 क्वेश्चन बनाओ ना, कभी 1 से 12, कभी 1 से 18, कभी 120 घनों वर्ग वगैरह ये। तो कहने का मतलब बेटा ये है
कि आप लोगों को आज जाकर के अपने एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं इसके ऊपर ध्यान देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए अपनी तरफ से कम 20-25 क्वेश्चंस जो मैंने पैटर्न लिया है इस पैटर्न के करने करो कि नंबर सिस्टम के ऊपर क्या क्या समझ में आ गई? ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।